हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जीके जीएस के क्वेश्चंस जिन्हें पूछा गया था 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो इससे पहले कि जितने भी अभी तक हमने शिफ्ट डिस्कस करी हैं उन वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप सारी की सारी उन वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है, उन्हें भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप में से अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो मेरा ये एप्लीकेशन है ADA24, आप इसको डाउनलोड करके एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसमें आप लोगों के किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो पूरा का पूरा कवरेज है वो आपको मिल जाता है। एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर करिएगा खुद से, और फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स के जरिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप मुझे वहां पर जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस पर कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर आज तक के एसएससी एग्जाम्स में के जीके जीएस के क्वेश्चंस का क्विज फॉर्मेट में कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिलेगा। इंग्लिश के कोर्स का कलेक्शन इसमें, और मैथ और रीजनिंग के भी कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। आपके ये 4 कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस का कवरेज इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर कराया गया है। डेली मैं आपके इन चारों सब्जेक्ट्स में वीडियोस अपलोड करके अपडेट करता हूँ। बाकी एसएससी एग्जाम्स की हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है, बाकी के अन्य एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार इन्हें एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का T20 क्रिकेट इवेंट जीता था। तो यार, ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है ना, ये डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट ही होता है हमारे देश के अंदर। तो इन्होंने 2022-23 का पूछा है, तो दोबारा से तो 22-23 का पूछा जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टूर्नामेंट कराया गया था वो 2024 वाला सीजन था, जिसको किसने जीता? मुंबई ने जीता। इसमें जो अजिंक्य रहाणे है, इसको क्या दिया गया था? मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। और श्रेयस हेडगे करके जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, श्रेयस है या श्रेयांश हेडगे, इसको मैन ऑफ द मैच दिया गया था इसमें। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि इसका रनर अप कौन था भाई? तो इसका रनर अप था मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की टीम में खेल रहा था वो करुण नायर, है ना। तो काफी अच्छा टूर्नामेंट गया था करुण नायर का भी। तो ये याद रखिएगा, 2022-23 का नहीं पूछा जा सकता आपसे, ये 2024 का आपसे पूछेंगे अगर इनको पूछने का रहा। और वो आप लोगों को याद रखना है कि वो कौन जीता? मुंबई जीता। मुंबई इससे पहले 2022 में भी जीता था। 2022 में, यानी कि ये वाला जो सवाल है ना, इसका आंसर भी मुंबई ही है। और ये मुंबई का पहला टाइटल था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और ये जो 2024 में जीता है, ये मुंबई ने ही जीता है दूसरी बार। अच्छा, 2023 में कौन जीता? आप में से आइडिया किसी को? तो पंजाब जीता था। ठीक है। तो बीसीसीआई इसको कराता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखेंगे, इससे रिलेटेड कभी कभी सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। तो जब हम इंडियन क्रिकेट या फिर इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो उसमें 2-3 तरीके के फॉर्मेट होता है। एक होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एक होता है लिस्ट ए क्रिकेट, जो कि आपका वनडे इंटरनेशनल की तरह से होता है। तो बाकी कभी कोई चर्चा बनेगी तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किन केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में लिंग अनुपात सबसे अधिक था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछ रहे हैं कौन से ग्रुप ऑफ इंडियन टेरिटरीज के अंदर? ग्रुप ऑफ इंडियन टेरिटरीज के करके पूछ रहे हैं। तो 2011 के सेंसस का आप लोगों ने दुनिया भर का वीडियो कलेक्शन यूट्यूब पर देख रखा होगा। इस हमारे यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों के लिए सेंसेक्स 2011 रिलेटेड एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, सो दैट के आपका सारा का सारा कवरेज इसका, अगर सेंसेक्स 2011 संबंधित आता है, सेंसेक्स नहीं सेंसस कोई भी आपका आता है, तो उसको आप रख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आप लोगों को नजर आता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो के बारे में आपको पता है क्या होता है सेक्स रेशियो? ये नंबर ऑफ फीमेल्स होते हैं प्रति 1000 मेल्स, कितने फीमेल्स है उसको हम
सेक्स रेशियो कहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जो कि जो जेंडर कॉम्पोजिशन है किसी भी जनसंख्या के अंदर उसको निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखते हैं। ये मैचिंग मैचिंग करा रहे हैं भाई इन्होंने। लिस्ट वन में आप लोगों को क्या दिए, स्पोर्ट्स दिए, और लिस्ट टू में आपको स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स दिए हैं। तो आपको इन्हें क्या करना है ना, मैच करना है भाई कि कौन सा व्यक्ति कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। लक्ष्य सेन बहुत ही चर्चित इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। 2022 में इनका बहुत ज्यादा नाम रहा था क्योंकि इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के अंदर इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही थी। तो लक्ष्य सेन को हम किससे रिलेट कर देंगे भाई, बैडमिंटन से कर देंगे। रमेश बाबू प्रगानंदा, अगर आप में से कोई भी चेस से संबंधित इंटरेस्ट रखता है तो 2022 के अंदर और 23 के अंदर भी इनका बहुत ज्यादा नाम रहा था। इन्होंने जो चेस का चैंपियन है मैग्नस कार्लसन उसको भी हराया था। तो रमेश बाबू प्रगानंदा को हमने यहाँ पर चेस से संबंधित कर दिया। निखात जरीन, इनका भी बहुत ज्यादा नाम आपने सुना होगा। ये इंडियन बॉक्सर है, बहुत सारे टाइटल इन्होंने अपने नाम पर जिए। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, गोल्ड जीता था 2022 के टूर्नामेंट्स में। और उसके बाद फिर आपके पास बचे रुद्राक्ष पाटिल। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। तो जो आईएसएसएफ का जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था ना उसके स्पोर्ट्स के अंदर, उस इवेंट के अंदर काफी नाम रहा था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है। ठीक है, बाकी हर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों को लेकर आपको पता ही है। जैसे बैडमिंटन की हम बात करते हैं तो बैडमिंटन से रिलेटेड आप लोगों से पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर यूज होती हैं। तो इसमें जैसे कि सिंगल्स कैटेगरी में आपका टूर्नामेंट होता है, ऐसे ही डबल्स कैटेगरी के अंदर आपका ये इवेंट होता है। ऐसे ही बाकी के स्पोर्ट्स रिलेटेड कभी बातें आएंगी। जैसे कि चेस की बात हो रही है तो चेस को लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर कितना ग्रिड सिस्टम होता है। तो 8x8 का एक ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें कि 64 स्क्वायर बॉक्सेस होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, राग रसिता किस भारतीय गायक के द्वारा लिखी गई है। राग सरिता, राग सरिता। आज पता नहीं वर्ड क्यों गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, बट चलो कोई बात नहीं। तो इन चार विकल्प में से आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई। देखो होता है क्या है ना, हमारे देश के अंदर जो पहले लिखे गए इंपॉर्टेंट क्लासिकल ग्रंथ होते हैं या फिर उन इंपॉर्टेंट रचनाओं से हमारे देश की जो क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको काफी साथ मिलता है, उसके एक प्रकार से प्रोपोगेशन में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर चिंतामण रघुनाथ व्यास का नाम आपको याद रखना है। ये आते हैं भाई ग्वालियर घराना से। कल को हो सकता है इनका ऐसे करके नाम पूछ लें। ठीक है, तो इनको कई सारे नाम से जाना जाता है, CR व्यास से पॉपुलरली इनको जाना जाता है। तो ये राग सरिता इनके द्वारा लिखी गई है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला सवाल यार ये पूछ रहे हैं कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस विशेषता आयरिश संविधान से ली गई है। यार तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश के अंदर जो चीजों को हम बोरो करते हैं उससे रिलेटेड ये हमसे सवाल पूछते हैं। तो ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ये क्या है, किसी भी सरकार को कौन से लॉज को फ्रेम करना है उसके लिए गाइडलाइन देते हैं। तो ये कहाँ से बोरो करे हैं भाई, हमने ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। इनको फंडामेंटल माना जाता है कि कोई भी गवर्नेंस किसी भी देश के अंदर जो होती है वो अपने देश के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस का एक क्रिएशन कर पाए, सिटीजन्स एक अच्छी लाइफ जी पाए, उसके आदर्श हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं भाई, नॉन जस्टिएबल बोलते हैं, यानी कि इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं पहुंच सकते कि देखो भाई हमें ये DPSP नहीं मिल रहा है, इनको इन्फोर्स कराइए। तो ये हमने DPSP रिलेटेड यहाँ पर जाना कि ये किससे बोरो किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर ना कुछ और भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि समवर्ती सूची एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो भाई इसके अंदर आप लोगों को पहला सवाल यहाँ से पूछेंगे कि जो हमारे देश के अंदर आपको लिस्ट नजर आती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने आइटम्स नजर आते हैं तो आप लोग याद रखिएगा इसमें है
52 आइटम्स, जिसके ऊपर सेंटर और आपकी स्टेट दोनों के क्या होते हैं, पावर होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारे संविधान के कौन सी समवर शेड्यूल के अंदर है, तो ये भी अगर याद रख पाए, ये 7th अनुसूची के अंदर आपको नजर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कई सारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंटर गवर्नमेंट्स वो मिलकर काम करती हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एजुकेशन आपका इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। जो वन होता है, जो जंगल होता है यानी कि फॉरेस्ट, वो आता है। जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार यूनियन होती है वो आपकी इसके अंदर आती हैं। जो मैरिजेस होती हैं, शादियां संबंधित जो चीजें होती हैं, वो भी इसके अंदर आपको नजर आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बाकी आगे हम जानेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये बेसिक ह्यूमन अधिकार है जिसको हमारे देश के संविधान के अंदर सभी नागरिकों को प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर मैं किसी भी देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए वो देश के नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे जाता है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है भाई, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इसको फंक्शन कराने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नागरिक हो वो लॉ के अधीन रहेगा, वो कानून के अधीन काम करेगा। इवन जिन्होंने कानून बनाया भी है ना, वो भी लॉ के अंदर रहकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया? भाई ये करंट अफेयर से सवाल बन गया है आपका, लेकिन ये 2023-24 के अंदर कराए गए पेपर में पूछा गया 2019 का। होता है क्या है ना, जब हम ये इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स को देखते हैं और जिस आदमी को वो मिलता है, वो आदमी ऐसा नहीं है कि बस उसी साल चर्चा में रहेगा, वो हाल फिलहाल में रहते हैं चर्चा में। अगर कोई ऐसा आदमी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और उनको कुछ समय पहले आपका अवार्ड भी दिया गया हो, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो 2019 के अंदर ये तमिलनाडु सरकार ने वानी जयराम को एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया था। तो एक प्लेबैक सिंगर है हमारे देश के अंदर, और उनका जो मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषाएं हैं, उनका इन सभी भाषाओं में जो सिंगिंग के अंदर योगदान रहा है, उसके लेकर इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े भाई, इसको लेकर और तो कुछ नहीं है ना। चलिए भी आगे आता है। अगला सवाल है, विद्या शक्ति निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? इसकी बात कर रहे हैं हम, विद्या शक्ति। ज्यादातर हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि इस फला फला जो डायनेस्टी है उसका संस्थापक बताइए। इन्होंने बात को पलटकर पूछ लिया है कि विद्या शक्ति बताइए कौन सी जो डायनेस्टी है उसका फाउंडर हुआ करता था। तो हमारे देश के मध्य यानी कि सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर आपको एक डायनेस्टी पढ़ाई जाती है, जो कि 3rd और 5th सेंचुरी जो सी है उसमें रूल करती है, और इसका नाम था वकाटका डायनेस्टी या फिर वकाटक डायनेस्टी, जो भी आप बोलना चाहें। तो गुप्ता एम्पायर के ये समकालीन हुआ करते थे, जिनका हमारे प्राचीन भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स को यू नो बढ़ाना हो या फिर पॉलिटिक्स में जिनका रोल है, उसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से प्ले करता है। तो याद रखेंगे, अगर कल को वकाटका डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपसे पूछा जाए, विंध्य शक्ति, तो ऐसी चीजें ये पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर पल्लवास के बारे में लिखा गया है, तो ये भी हमारे दक्षिण भारत की एक डायनेस्टी हुआ करती थी, और इनके द्वारा हमारे देश के अंदर जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि रॉक कैट टेम्पल्स, उनके लिए इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इनकी कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं क्या रहा करती थी, तो वो आप सभी को पता होगा, कांचीपुरम कैपिटल रहा करती थी भाई। ठीक है, पल्लवास का अगर आप लोगों से जिक्र हो, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर और कल्चर को हमारे देश के अंदर फैलाने का इनको बड़ा श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही एक और नाम दिया गया है भाई यहाँ पर, मौखरी। मौखरी के बारे में पता है, ये हमारे देश के नॉर्थन भाग की एक डायनेस्टी हुआ करती थी। उत्तरी भारत की इंपॉर्टेंट एक तरीके से सभ्यता हुआ करती थी, और इंडिपेंडेंट रूल ये हमारे देश के अंदर करते हैं। आज का जो उत्तर प्रदेश है ना और बिहार है, वहां पर इनकी किंगडम हुआ करती थी। ठीक है, इनके गुप्ताज और पल्लवा से लड़ाइयां चलती रहती थी।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? मैन मेड इकोसिस्टम को आपको इन चार विकल्प में से ढूंढना है। यार ये जो एक्वेरियम होता है ये हम मनुष्य ही तो बनाते हैं, डिजाइन करा जाता है। इसके अंदर जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं जैसे कि आपकी मछलियां हो गई, फिश हो गई, या फिर जो प्लांट्स हो गए, उन सभी को डालकर इस एक्वेरियम को तैयार करता है। इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये जो सवाल है ये पूछ लिए जाता है, अब इनको लेकर ऐसे मत सोचना कितने आसान सवाल है। एक आधा सवाल तो देखो आपको आसान मिलते ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र की दो मूल श्रेणियां कौन सी हैं? इन्होंने पूछा है टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो जब हम इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हम उसको दो भाग में विभाजित करते हैं। एक तो आपका वो सिस्टम, आपका एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कि कहां पर रहता है, जमीन पर, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा आपको कौन सा नजर आ जाएगा, एक्वेटिक, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो कि वाटर बेस्ड होता है, जिसमें आपकी नदियां, आपकी झील, आपके तालाब, ये सब आ जाते हैं। और जब हम टेरिटोरियल एक तरीके से कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें घास के मैदान आ जाते हैं, आपके ग्रासलैंड्स, इसमें आपके टुंड्रा आ जाते हैं। तो ये डिवीजन हम पढ़ते हैं जब हम ज्योग्राफी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र और रोजगार की जीडीपी में हिस्सेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोस्ट इंडिपेंडेंस एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है उससे संबंधित इन चार विकल्प में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पहला, कृषि क्षेत्र और रोजगार दोनों की जीडीपी में हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। देखो जब हम आजादी के बाद की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का हमारे इंडिया के जीडीपी के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। किसका? एग्रीकल्चर का। और ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिला है। लेकिन जीडीपी के अंदर इसके डिक्लाइन के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का एग्रीकल्चर के अंदर ही आपको नजर आता है, जो कि अपने जीवन यापन को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का जीडीपी में क्या आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिला? ये वाली बात आपकी गलत थी, इसलिए आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसमें गलत रहता। दूसरा है कि रोजगार की हिस्सेदारी में गिरावट आई है लेकिन कृषि क्षेत्र में जीडीपी में हिस्सेदारी में नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। अभी अभी जस्ट ऊपर बताया कृषि और रोजगार दोनों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, दोनों की में वृद्धि नहीं हुई है। आपका एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई है, यानी कि सर्विस सेक्टर वाला जो पोर्शन है। एग्रीकल्चर में गिरावट है। कृषि क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी में गिरावट आई है लेकिन कृषि पर निर्भर रोजगार में नहीं, ये वाला स्टेटमेंट ठीक था। मैंने बताया ना कि हमारे देश का जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका एग्रीकल्चर के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना होने के बावजूद भी इसमें इन्वॉल्व है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ना मेरे मित्रों, ये इसमें करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर ने जून 2022 में संन्यास की घोषणा करी? भाई आपको पता है जब कभी भी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हो या फिर कोई भी हो जो कि संन्यास लेते हैं और वो चर्चित रहे हो तो उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिताली राज ने भी संन्यास ले लिया था, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। अगला सवाल, भारत में कौन सा क्षेत्र गर्मियों में कम वर्षा और उत्तर पूर्वी लौटती हवाओं के कारण सर्दियों में अधिक वर्षा को प्राप्त करता है? भाई हमारे देश के अंदर जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न है, यानी कि जो बारिश का पैटर्न है, इसमें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार चर्चा कर चुका हूँ। जो हमारे देश का ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, यानी कि जो पूर्वी तटीय वाला भाग है, पर्टिकुलरली अगर इसमें आप तमिलनाडु वाला क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सटेंशियल रेनफॉल देखने के लिए मिलती है जब हमारे देश में कौन से मंथ चल रहे होते हैं, विंटर्स चल रहे होते हैं। और ये जो बारिशें होती हैं ये मुख्यतः किस वजह से होती हैं? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है वो क्या करता है, रिट्रीट करता है, वापसी की तरफ अपना रुख लेता है और उसके बाद अपने मॉइस्चर को ये इस बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर जाकर गिराता है। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन वाला जो ऑप्शन था ना मेरे मित्रों, वो इसमें आपका करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, भारत में सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भाई देखो जो हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं उनका नाम इन्हीं सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है ना। तो हम हमारे जो सुंदरबन वन है
जो सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है वहां पर जो आपको फॉरेस्ट नजर आता है वो कौन से होता है? वो होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे विश्व के अंदर जब हम सुंदरबन की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो सुंदरबन वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये एक डेल्टा में पड़ता है। ये डेल्टा किस किस के द्वारा बनता है? तो ये किस किस के द्वारा पड़ता है भाई? पद्मा के द्वारा, मेघना के द्वारा, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा और गंगा के द्वारा बनने वाला ये बेसिन है जहां पर ये आपको नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखो भाई, आज के सिनेरियो में आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। तो जब हम अपने सुप्रीम कोर्ट को एक बार पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। तो वहां पर एक तो हमारे सीजेआईजी रहेंगे और उसके बाद आपको नजर आएंगे 33 जजेस। इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए था ना, ये करेक्ट हो जाता। चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, जिसको अपॉइंट करने का काम किसके पास होता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होता है। अगर मैं आप लोगों से आर्टिकल पूछूं भाई, कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप डिफाइन करवा रहे हो, वो कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन करवा रहे हो? तो वो आप याद रखिएगा, 126 नंबर अनुच्छेद के तहत इस अधिकतम संख्या को निर्धारित किया गया है। और इसको ऐसा नहीं है इतने रखा जाएगा, अगर आप संसद के अंदर कोई लेजिस्लेशन लेकर आते हैं तो उसके द्वारा आप इस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, थोड़ा सा इन पर हम बात कर लेते हैं। आपकी खुराना जी हैं आपके, तो आपसे कल को पूछा जाएगा अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट करता है। किस आधार पर? उनकी सीनियोरिटी के आधार पर, और बाकी और भी कंसिडरेशंस होती हैं। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को अपॉइंट करने और केसेस का आवंटन करने में। ठीक है, चलिए भी आगे आएंगे। टोक्यो 2020 में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता? इंपॉर्टेंट है यार, ये पहले इंडियन आर्चर थे जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर मेडल जीता था। मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन पैरालंपिक्स। फर्स्ट आर्चर, सॉरी, फर्स्ट इंडियन आर्चर, पहले ये निशानेबाज थे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कौन सा इन्होंने जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था, ये भी याद रखिएगा। नाम है इनका हरविंदर सिंह जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1934 में बनाया गया था। केंद्रीय बैंक बनने की सिफारिश किस आयोग ने करी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इसको जाना जाता है हिल्टन यंग आयोग। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1934 के अंदर। और इसको ऐसे 1934 के कुछ टाइम पहले नहीं नियुक्त किया गया था कमीशन को, इसको 1926 में अपॉइंट करा गया था कमीशन को, कि भाई जो इंडिया की करेंसी और जो बाकी के बेटर मैनेजमेंट के लिए तरीके हैं उसको लेकर आप रिकमेंडेशन दीजिए। ठीक है, चलिए भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। रंजना गौहर को 2003 में पद्मश्री पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में योगदान के लिए दिया गया? अब आप बोलोगे कि सर जी देखो 2003 का सवाल पूछ लिया, नाम क्या है? रंजना गौहर। रंजना गौहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन क्लासिकल डांसर रही हैं, जिनका जो संबंध है वो कौन से डांस फॉर्म से है? वो ओडिसी डांस फॉर्म से है। और इसी डांस फॉर्म में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर इंडियन क्लासिकल डांस को प्रमोट करने के लिए 2003 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाए तो कल को आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, इसमें और भी कई सारे आपको डांसों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य से ओरिजिनेटेड है, तो इसमें आप आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सतरिया का नाम दिया गया, ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है या फिर एसोसिएटेड डांस फॉर्म है? असम से संबंधित है।
इसके बाद मणिपुरी का भी नाम दिया गया है। मणिपुरी का तो मणिपुर से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर से इसका संबंध है। तो याद रखिएगा भैया, रंजना गौहर का हो सकता है कल कोई नाम देकर पूछ लें कि ये कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है, तो उड़ीसी से याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दो मात्राओं के आयाम समान हैं, यानी कि सेम डायमेंशन बतानी है, वो कौन कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनकी जो डायमेंशन है वो आपको सेम नजर आती हैं। तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ठीक है। और आपको पता है जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, वर्क के अंदर भी आपको ये देखना होता है ना कि आपने किसी फोर्स को लगाकर कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल कराया है, तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्क हो जाता है। और टॉर्क की कंडीशन में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो इनकी डायमेंशन है वो क्या होती है, बराबर होती है। और डायमेंशन क्या होती है, M1L2T-2, ये आपकी वर्क की भी रहेगी और ये आपकी टॉर्क की भी रहेगी। ये आपको याद रखना है। आप इन दोनों को ही किसमें मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, या फिर आप इसको न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, फिजिक्स का सवाल है, हो सकता है कल कोई आप लोगों को इससे पूछ ले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा बहुपरमाणु आयनिक यौगिक एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसे अग्निशामक और अम्लों व क्षारों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यार ये आसान सवाल है, इन्होंने जिस तरीके से सवाल को पूछा है वो आसान हो गया है। विच पॉलीएटमिक आयनिक कंपाउंड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जिसको फायर एक्सटिंग्विशर्स और एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है ना, इसको जाना जाता है बेकिंग सोडा के नाम से। और आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, बेकिंग के अंदर एजेंट के रूप में भी इसको यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशामक जो आपके प्रोडक्ट होता है उसमें इनको यूज किया जाता है, या फिर एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करा जाता है। और भी यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है सोडियम बाई सल्फाइड। ये क्या है भाई, NaHSO3 है बाई सल्फाइड। ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसको किस लिए यूज किया जाता है, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में आपके सोडियम बाई सल्फाइड को यूज किया जाता है। इवन जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है, सोडियम बाई सल्फाइड का। एक यहां पर नाम दिया गया भी आपका सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या है, Na2S2O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको किसके अंदर यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और ये नाम लिया गया है यहाँ पर आपका सोडियम क्रोमेट, इसका बताएगा कोई, Na2CrO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो पूछ ले जाते हैं यार ये, जैसे कोटिंग वगैरह होती है तो उसमें इस सोडियम क्रोमेट का यूज करते हैं, या फिर बाकी के कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है सोडियम क्रोमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, एक सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। तो देखो, इसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, न्हावा शेवा। न्हावा शेवा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये हमारे देश के अंदर, ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ये मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हड़प नीति निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा एक विलय नीति थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मैं बात कर रहा हूं, ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जिसको किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इजाद किया गया था। यार सभी को रटा हुआ होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत का गवर्नर जनरल रहता है, कब से कब तक रहता है भाई, ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के रहता है। और इसकी ये जो अग्रेसिव
एक्सपेंशन वाली पॉलिसी थी, उसमें से ये एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको इसने कई सारे भारतीय स्टेट्स को ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिलाने के लिए यूज किया था। अगर उनका कोई रूलर मर जाता था और उनका कोई डायरेक्ट वंशज नहीं होता था, तो ये अपने इस इंडियन स्टेट को अपनी अंग्रेजी जो इनका यू नो हुआ करता था रूल, उसमें शामिल कर लेते थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अपने किंगडम के अंदर, अपने पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिलाया था? उसमें आपका सतारा आ जाता है भाई। उसके बाद झांसी तो इंपॉर्टेंट है ही, या फिर एक नागपुर भी याद रखिएगा। ये तीन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, छठ पूजा मेन फेस्टिवल है, इन चार विकल्प में से बताइए कौन से राज्य का। यार आसान है, बिहार राज्य से संबंधित है आपका छठ पूजा। एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जो कि कौन से भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, और एक और भगवान को समर्पित है, वो कौन है? छठी मैया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, छठी मैया। याद रखिएगा, सभी को पता है ये हमारे भारतीय राज्य बिहार में प्रीडोमिनेंटली इसको मनाया जाता है। झारखंड, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला भाग है और नेपाल का जो मध्य रीजन है, वहां पर इसको मनाते हैं वो। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान आदेश विधेयक 2022 संसद में प्रस्तुत किया गया था? अब जैसे आपका चल रहा है 2025, तो ये जो आपकी संसद के अंदर बिल विल आते हैं ना, कृपया करके देख लिया करो। तो ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल 2021, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो कोई भी इस तरीके की चर्चा हुआ करे, जैसे ये बिल लाया गया, इसका उद्देश्य था कि भाई जो कुछ कम्युनिटीज हैं उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से क्या करा जाए, उनको एक्सक्लूड किया जाए, या फिर कुछ ऐसे हैं जो उनको इंक्लूड नहीं किया गया, उनको इंक्लूड किया जाए। तो उसको लेकर ये बिल था। ठीक है, अगला सवाल है और सेकंड लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का, संध्याकर नदी द्वारा लिखित संस्कृत ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक निम्नलिखित में से कौन है? संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है रामचरित। अब इसका जो नायक है वो आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो था भाई रामपाल। ठीक है, ये रूलर हुआ करता था पाला डायनेस्टी का। पाला डायनेस्टी जो कि कहां पर रूल कर रही थी? बंगाल में रूल कर रही थी। उसका रूलर हुआ करता था रामपाल। उसका इसका इसके अंदर इस पोयम के अंदर क्या बनाया गया है? एक हीरो बनाया गया है। रामचरित एक हिस्टोरिकल पोयम है जो कि इन संध्याकर नंदी जी के द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पर ही रामपाल का बहुत ज्यादा इसमें बखान करता है। ठीक है, यह है इस शिफ्ट का अंतिम सवाल, और ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1817 में खुर्दा का विद्रोह देखने के लिए मिला है? अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817। अब जब हमारे देश के हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमारे देश के अंदर जो विद्रोह हुए, जो लोकल विद्रोह हुए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पैका रिबेलियन के नाम से। और ये कहां पर हुआ था? ये उड़ीसा का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको कहा जाता है खुर्दा, वहां पर इसको आयोजित करा गया था। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के द्वारा इस विद्रोह को लीड करा गया था वो कौन थे? वो थे बख्शी जगबंधु। इनके नाम भी याद रखना है, ये जो मैं बताता चल रहा हूँ इनको आप लोगों से पूछ लेता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी जो कि उनको दमन करती थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, उसको अगेंस्ट में इस विद्रोह को लाया गया था। तो भाई ये था आपकी आज की हमारी इस क्लास का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने 13 सितंबर के शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, और संबंधित एक्स्ट्रा बातों का हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो 1% भी, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आपको पसंद है ये यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों की कोई राय इस शिफ्ट के सवालों से संबंधित, कोई एक्स्ट्रा बात आपको कहनी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, सो दैट कि आपके और मेरे बीच का जो एक चैनल है कम्युनिकेशन का, वो बने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, प्लेलिस्ट जैसे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल रहे हैं। उन लिंक्स को जरूर यूज करना है आपको, ताकि आप एक्सेस कर पाए सारी चीजों को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाकी ये मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोगों को एक्सप्लोर करना है,
ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। इस पे ये कोर्स है जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सो दैट कि आपका कंप्लीट कवरेज जीके जीएस का हो जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, इसमें इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।